हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमने लाए हैं 500 टॉप एमसीक्यूज इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर अच्छा खासा पोर्शन दिया गया है सिलेबस के अंदर, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो रिसेंटली डेट अनाउंस हुई है फील्ड असिस्टेंट के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस होती है, अगर आप देखेंगे कोई भी वाटर बॉडी है वो अगर उसके अंदर मिनरल्स या फिर आप न्यूट्रिएंट देखेंगे अगर वो ज्यादा होंगे तो उसे हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है, यूट्रिफिकेशन जो है एक प्रोसेस है बाय विच एन एंटायर बॉडी ऑफ वाटर या पार्ट ऑफ इट बिकम प्रोग्रेसिवली इनरिचड विद मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। पार्टिकुलरली अगर हम बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं इनका अगर ज्यादा होना, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विद एक्वाटिक ड्यू टू एक्स्ट्रा न्यूरिशमेंट। अब एक्स्ट्रा न्यूरिशमेंट किसकी होगी ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, फास्फोरस प्लस किसका, और फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन का। तो ये आएगा इसका आंसर, ये होता है यूट्रिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, इसे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो कि माइक्रोब्स नीडेड बाय माइक्रोब्स किसके लिए, टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, ताकि वो डिकम्पोज कर पाए किसको, ऑर्गेनिक वेस्ट को। कौन कर पाएंगे, माइक्रोब्स। द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, मेन कंपोनेंट बताना है जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है इसके अंदर क्या आएगा। देखिए जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये इसका आंसर आएगा। ये मेन कंपोनेंट होता है फोटोकेमिकल स्मॉग का। ठीक है, देखिए अगर कोई आपसे ये पूछे कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है पोल्यूटेंट्स का जो फॉर्म होता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं टू सनलाइट, तो वहां पे ब्राउन हेज जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, ठीक है ना, तो वो ये होता है फोटो, उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। अब जो मेजर अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आता है, ओजोन आता है, या फिर आप कह सकते हैं पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स होते हैं, और केमिकल कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड्स। तो ये होता है कुछ फोटो केमिकल स्मॉग जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एक होता है एफॉरेस्टेशन, दूसरा होता है डिफॉरेस्टेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आपने कई बार बेसिक भी पढ़ा भी होगा, 9th 11th 12th में भी पढ़ा होगा कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन जब हो जाएगा तो वो किस चीज को डिक्रीज करता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब आप ट्रीज को काटोगे, जितने ज्यादा ट्रीज काटोगे आप उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कि फॉरेस्ट का काटना, ठीक है ना, फॉरेस्ट का कम होना। तो जब फॉरेस्ट का कम हो जाएगा तो जो रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है, रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू, अल्फा डाइवर्सिटी टर्म कहाँ पे रेफर करती है, हम इसे कहते हैं कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जो कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है उसे हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं हम, अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। डैश डैश इज डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए स्पीशीज बीइंग यूनिक टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। तो ये है डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कहता है कि हमें बताना है क्या डिफाइन करता है एक इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीशीज जो यूनिक होता है एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज जो होती हैं ये कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। 5 जून 5 जून को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वर्ल्ड
डे जो है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है, ये 5 जून को मनाया जाता है। द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट। इकोलॉजिकल पिरामिड आप जब पढ़ोगे उसमें अपराइट जो होता है, अपराइट जो होता है, इसका मतलब आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी का अपना है, पिरामिड ऑफ बायोमास अलग होता है, पिरामिड ऑफ नंबर अलग होता है। तो आपको बताना है जो अपराइट है, अपराइट किसके अंदर आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या है, तो सबसे बेस्ट इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओशन। ओशन जो है बिल्कुल मस्त अच्छा है, स्टेबल इकोसिस्टम इसका अंदर होता है। Atmospheric ozone layer which protect us from ultraviolet rays is getting depleted most by addition of। देखिए आप सभी जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये जो ऊपर से आती हैं, ठीक है, सूर्य से जब आती हैं, अगर वो डायरेक्ट किसी के ऊपर पड़ेंगी तो बहुत से इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें ऊपर एक लेयर दी है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, वो ओजोन लेयर होती है, तो जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ पाती हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो गैसेस वहाँ पे हैं, ओजोन गैस जो है उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है, किसकी वजह से वो जो है वो डिप्लीट हो रही है, कौन सी चीज का एडिशन हो रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हम बात करें, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जब आप गैस भरते हैं तो वहां पे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उससे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। Which of the following are important biotic factors that can affect the structure and organization of biological communities? तो यहाँ पे इसका देखा जाए, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, सॉइल पीएच, लाइट इंटेंसिटी की बात करें, प्रिसिपिटेशन हो, विंड हो या टेम्परेचर हो, प्रिडेशन, कंपटीशन, डिजीज, तो ऑल ऑफ द वो इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये जो है फॉलोइंग मतलब ये है, जो नीचे दिए गए हैं सभी ये इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसका ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजी आर करेक्ट। हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के सब करेक्ट हैं, ये क्वेश्चन कहता है। देखिएगा, पहला कहता है जो इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसने सही कहा। इकोलॉजी जो होता है एक डिसिप्लिन है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर सिलेक्शन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बिल्कुल ये भी ठीक है। उसके बाद है इकोलॉजिस्ट जो हैं जिन्हें स्टडी की है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिस्ट जो हैं वो में स्टडी करते हैं पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को, ये भी सही है। डी कहता है इकोलॉजी स्पैन्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्रेहेंसिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इकोसिस्टम। तो इसको छोड़ के सभी जो हैं क्या हैं, करेक्ट हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है आपने तो पढ़ा हुआ है डेट्रेटस फूड चेन जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है। देखिए जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो यहां से स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं डेट्रेटस फूड चेन। हु कॉइन्ड द टर्म एसिड रेन। एसिड रेन जब आप दिल्ली के अंदर जाओगे तब ताजमहल की शक्ल देखोगे तो वहां आपको समझ आ जाएगा कि एसिड रेन क्या चीज होती है। तो कॉइन टर्म किसने की थी एसिड रेन के बारे में, तो ये जो रॉबर्ट एंगस हैं इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। उसके बाद द डैमेज कॉज्ड बाय एसिड रेन इज ड्यू टू डैश डैश नेचर ऑफ एसिड रेन। तो यहाँ पे हम बात करें इसका आंसर आएगा कोरोसियो। कोरोसियो जो है इसका आंसर आएगा कोरोसियो, क्रोजन लग जाता है, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। एसिड रेन रिएक्ट्स विद मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म। जब एसिड रेन रिएक्ट हो जाएगी मार्बल्स के साथ, लाइमस्टोन के साथ, तब क्या बनाएगी, तब बनाएगी वो कैल्शियम सल्फेट बनाएगी। क्या बनाएगी, कैल्शियम सल्फेट।
द इकोलॉजिकल pyramid always start with the following at the base. इकोलॉजिकल pyramid की यहाँ बात हो रही है, start with the following at the base. तो जो प्रोड्यूसर होते हैं ये इसका आंसर आएगा, कहाँ से होगा? प्रोड्यूसर से, इकोलॉजिकल pyramid, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं, कोल हो, फॉरेस्ट हो, वाटर हो, वाइल्ड लाइफ हो, इनमें से बताना है आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो जो कोल है ये इसका आंसर आएगा, कोयल जो है, कोल इसका आंसर आएगा। कोल जो होता है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आता है। ओके, चिपको मूवमेंट। चिपको, चिपको का मतलब क्या होता है? आपस में चिपको, इसको कहते हैं कि चिपको मूवमेंट। ये कब स्टार्ट हुई थी, किस तरह से स्टार्ट हुई थी, ये आप जानते ही होंगे आई थिंक। देखो, चिपको मूवमेंट है ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए, किसको? फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आपको इसके बारे में समझाना पड़ेगा कि चिपको मूवमेंट जो है ये क्या होती है, क्योंकि बहुत जो है बच्चे उनको ये पता नहीं होता है इसके बारे में। सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि वो कौन था जिसने चिपको मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सुंदरलाल बगुना। सुंदरलाल बगुना ने गढ़वाल 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 कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। गढ़वाल फॉरेस्ट को इनको बचाने के लिए, ताकि उनको ना गिराया जाए, ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो स्टेट कौन सी है ये? उत्तराखंड स्टेट के अंदर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये दो बंदे थे, एक सुंदरलाल बगुना था, दूसरा चांदी प्रसाद बट। दूसरा कौन था? चांदी प्रसाद बट। तो जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो इसके मेन चीज़ ये थी कि हम जो फूड के लिए, फोडर के लिए, या फ्यूल के लिए, फाइबर के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसको बचाया जाए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। उसके बाद आता है जी, व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर। इन तीनों में कॉमन क्या चीज़ है? व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑल आर एक्स सीटो कंजर्वेशन मेथड। ये सभी क्या हैं? ये एक्स सीटो कंजर्वेशन मेथड है। तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन ए सर्टेन हैबिटेट कॉल्ड, उसे हम कहते हैं जेनेटिक, उसे हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं हम उसे? स्पीशीज डाइवर्सिटी हम उसे कहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन ए सर्टेन हैबिटेट इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग जोन एक्सेप्ट वन। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से जोन होते हैं? इसको छोड़ के, किसको छोड़ के? देखो, कोर जोन होता है, कमांड जोन भी होता है, आउटसाइड एक होता है, इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है इन सीटू, आउटसाइड का मतलब होता है एक्स सीटू। तो एक्स सीटू जो है इसका आंसर आएगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन। क्या लगता है आपको किसकी वजह से ऐसा होता है, सोइल इरोजन होता है? तो देखिए, अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग करेंगे, ओवर कल्टीवेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कर सकते हैं सोइल इरोजन, ठीक है। रेड डेटा बुक, कौन नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है। रेड डेटा बुक जो है वो कंटेन करता है, कौन सा डेटा कंटेन करता है? तो देखिए, जो थ्रेटनेड स्पीशीज होती हैं, कौन सी? जो थ्रेटनेड स्पीशीज होती हैं उनका डेटा कंटेन करता है रेड डेटा। वो हमेशा लाल ही रहता है, मतलब खतरा रहता है ऐसी स्पीशीज को दुनिया से जाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी। तो जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स की जो है ये मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, ठीक है ना। हालांकि मैंग्रोव्स की भी होती है, टेम्परेट फॉरेस्ट की भी होती है, टाइगर की भी होती है, लेकिन कोरल रीफ्स जो है ये सबसे टॉप आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। बताइएगा, इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जू।
जू जो है इन सीटू नहीं आता है, नेशनल पार्क इन सीटू है, वाइल्ड सेंचुरी इन सीटू है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है। जू क्या होता है, आपने नेशनल पार्क से कोई चीज़ उठाई, वाइल्ड लाइफ से कोई चीज़ उठाई या बायोस्फीयर से कोई चीज़ उठाई, उठा के बाहर आपने कहीं जू बना दिया, वहाँ नुमाइश लगा दी, वहाँ दुनिया आके देखती है क्या करते हैं ये वो, मतलब ये बाहर की तरफ है, ये नॉट इन सीटू के अंदर ये नहीं आएगा। हॉटस्पॉट्स कौन से रीजन होते हैं? हॉटस्पॉट्स और रीजन ऑफ हाई, जहां पे क्या होते हैं, हॉटस्पॉट्स के अंदर एंडेमिज्म, इसे हम कहते हैं रीजन हाई एंडेमिज्म होता है। अब एंडेमिज्म तो होता है, बट एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है? मेन चीज आपको समझ ये आनी चाहिए कि एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए मैं कोशिश करूंगा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। एंडेमिज्म जो होता है, कुछ स्पीशीज किसी एक ज्योग्राफिक लोकेशन के अंदर आपको मिलेंगी सिंगल, ठीक है, जैसे किसी आइलैंड के अंदर या किसी स्टेट के अंदर या किसी कंट्री के अंदर, तो उसको हम कहते हैं एंडेमिज्म। क्या कहते हैं? एंडेमिज्म कहते हैं। तो समझ लो जो लिमिटेड, जो जो चीज़ लिमिटेड हो किसी एक जगह पे, ठीक है ना, टू ए स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया, तो उससे हम कहते हैं एंडेमिज्म, ठीक है ना। चाहे वो फिर माउंटेन रेंज हो या फिर आपका आइलैंड हो या कोई कंट्री हो, उसे हम एंडेमिज्म कहते हैं। मिसाल देता हूँ, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपने तो बत्तख जो है ना, बत्तख आपने देखी होगी हर जगह। चलो बत्तख को छोड़ दो, आप बत्तख को हम नहीं लेंगे, हम और कोई लेते हैं। हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम शीप ले लेते हैं, ठीक है। हम देखेंगे जी ब्लू शीप। ब्लू शीप जो है ये सिर्फ कश्मीर के अंदर कुछ पहाड़ियों के अंदर पाई जाती है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में किसी जगह पाई जाती है, उसके बाद आप देखोगे कहीं और अमेरिका के अंदर किसी जगह पाई जाती है। तो ये एंडेमिज्म, कोई रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे हॉट स्पॉट है इन चीज़ों का, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं एंडेमिज्म। ए पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट इज, बताइएगा, बड़ी जहरीली गैस होती है जब आप व्हीकल्स के अंदर, व्हीकल्स से जो प्रोड्यूस होती है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर आएगा। ताजमहल को आप आज देखोगे, वो ताजमहल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, वाइट मार्बल्स हुआ करते थे। अब मार्बल जो हैं वो येलो पड़ चुके हैं। येलो क्यों पड़ चुके हैं? क्योंकि एसिड रेन की वजह से। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। अब एसिड रेन के अंदर कौन सी गैसेस होती हैं या मुझे बताइएगा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स होते हैं गैसेस के अंदर। पोल्यूटेंट्स दैट आर इजीली मैनेजेबल एंड डिकम्पोजेबल इन नेचर आर कॉल्ड, ऐसे को क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ऐसे को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स जो इजीली मैनेजेबल हो या डिकम्पोजेबल हो, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे हम कहते हैं, ठीक है। या कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल, बीओडी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए ये एक एग्रीमेंट है जो कि बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर किया था ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से रिड्यूस कर पाएं, ठीक है। ऐसा स्टेप लिया सभी कंट्री ने मिलकर ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर पाएं, तो इसे हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। विच आर द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? तो देखिए मीथेन की बात करो या फिर वाटर वेपर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तीनों के तीनों जो आते हैं ये आते हैं ग्रीन हाउस गैस के अंदर। ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ओजोन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 16th ऑफ सितंबर। कब किया जाता है? 16th ऑफ सितंबर। ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ, पॉपुलेशन किसका ग्रुप होता है? इंडिविजुअल्स इन ए स्पीशीज। क्या होता है? इंडिविजुअल इन ए स्पीशीज, नॉट ए फैमिली, नॉट इन इकोसिस्टम। बट हमें डिफरेंटली कहना है, जो इंडिविजुअल स्पीशीज के होते हैं वो कहा जाते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रुप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड्स, ठीक है।
प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, वो कैसी रहती है? देखिए हमेशा जब इकोसिस्टम की बात होगी, जो एनर्जी होती है ये यूनि डायरेक्शनल रहती है। क्या रहती है? यूनि डायरेक्शनल रहती है। द अपराइट pyramid ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, किसके आपको एब्सेंट दिखाई देगा? अपराइट pyramid जो है वो एब्सेंट होगा। फॉरेस्ट के अंदर आपको अपराइट नहीं मिलेगा, बाकी लेक्स, पॉन्ड्स, ग्रासलैंड के अंदर आपको अपराइट pyramid मिलेगा। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज, तो वो होती है क्लाइमैक्स, उसे कहते हैं क्लाइमैक्स। देखिएगा जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है एक इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर, उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स। क्या कहते हैं? उसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनएग्जॉस्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो सोलर है ये होती है इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी, ठीक है। बाकी वाटर है, विंड है, फॉसल है, ये एग्जॉस्टेबल एनर्जी आता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी आता है। द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स रिलीजेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या करता है वो? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर। याद रखना जो बर्निंग होता है फॉसल फ्यूल का वो रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर। विच इज ए लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ पे आपको बताना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की लिस्ट क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे है हाइड्रो पावर है, सोलर है, विंड एनर्जी है, ये तीनों के तीनों आएंगे रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर। इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेज इज नोन एज, उसे हम कहते हैं सीरी। क्या बोलते हैं हम? सीरी कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो इंटरमीडिएट होगी डेवलपमेंट फेज, उसे क्या कहते हैं? सीरी। सीरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। न्यूडेशन, क्लाइमैक्स होती है, सब होती है, ठीक है ना। अब हमें देखना है ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्वड इन सक्सेशन। जब सक्सेशन पढ़ेंगे आप, ठीक है, सक्सेशन के अंदर बेसिक चीजें अभी देखनी है किस तरह से ऑर्डर जो है वो बनता है। सबसे पहले हम बात करें वो होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन न्यूडेशन के बाद आता है इन्वेजन। इन्वेजन के बाद आता है कंप्लीशन एंड कोएक्शंस। उसके बाद आता है रिएक्शन। उसके बाद आता है स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा न्यूडेशन होती है, उससे कम इन्वेजन, उससे कम कंप्लीशन, उससे कम रिएक्शन, उससे कम रिएक्शन, उससे कम स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये स्टेबलाइजेशन के ऊपर आएगी, रिएक्शन रिएक्शन के ऊपर आएगी, कोएक्शन उसके बाद आएगा, इन्वेजन उसके बाद आएगा न्यूडेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑर्डर चलता है सक्सेशन का। द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज, वो क्या डिकम्पोज करता है? वो करता है आपका बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है सॉलिड वेस्ट का वो विल डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन में नहीं आएंगे तो वो सॉलिड वेस्ट जो होगा ऑर्गेनिक मटेरियल का वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, जो है जिसका एम क्या है? टू ब्रिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थोड़ा ध्यान ध्यान देना यहाँ पे, कंजर्वेशन किसका? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, और सस्टेनेबल यूज ऑफ उसके कंपोनेंट्स का, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। तो ये किसका आंसर आएगा? ऐसा किसने कहा है? कौन सा है इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, ये इसका आंसर आएगा। ओके। Which of the following was started in 1973 to save the evergreen tropical forest in the Palakkad district of Kerala, India from being flooded by a hydroelectric project? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आएगा साइलेंट वैली मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर, कब हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1993। कब हुआ? 1993 में हुआ। द टाइगर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ पे आंसर आएगा सुंदरबन जो है बहुत ही मशहूर बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पे आपको टाइगर्स मिलेंगे। हालांकि और भी बहुत जगह है बट ये एक स्पेशल जगह है, ठीक है ना।
लाइन्स आर फाउंड इन, लाइन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे बहुत ज्यादा, तो वो मिलेंगे गिर फॉरेस्ट के अंदर। गिर के अंदर लायन मिलेंगे, सुंदरबन के अंदर आपको टाइगर मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्नड राइनोसोर। वन हॉर्नड राइनोसोर कौन सी नेशनल पार्क के अंदर जो है इसका कंजर्व किया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। तो इसका आंसर आ गया काजीरंगा। अब आप मुझे बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अलगल ब्लूम रिजल्ट इन, अलगल ब्लूम जो है इसका किसकी वजह से होता है? तो इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आप समझ गए ना, जब इनरिच्ड विद फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना, तो उससे अलगल ब्लूम जो है वो होता है। तो आप ये कह सकते हैं जो वीड्स होती हैं, ठीक है ना, जब उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो अलगल ब्लूम बन जाते हैं। डैश डैश इज यूज्ड इन मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है सिस्मोमीटर, ठीक है ना। हु पब्लिश अ रेड लिस्ट, बताइएगा किसने, कौन करता है? तो IUCN ये करता है रेड लिस्ट को पब्लिश। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, और ऐसे क्वेश्चन जो हैं बाद में हम छोड़ देते हैं, जो एग्जाम के अंदर आ जाते हैं तो कभी कभी मार्क्स कट जाते हैं। कवरिंग द सोइल सरफेस बाय स्ट्रॉ लीवर्स और ग्रासेस इज नोन एज, बताइएगा एक सोइल सरफेस है, इसको हमने कवर कर दिया स्ट्रॉ के साथ, लीव्स के साथ या फिर कुछ घास के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मुल्चिंग। क्या बोलते हैं? मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग क्या होता है? ये होता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, जब आप वाटर के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन, क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको, यहाँ क्वेश्चन है ए डिजीज नॉट काज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। देखो जॉन्डिस जो होता है ये वाटर पोल्यूशन के साथ होता है, कोलेरा भी है जो ये वाटर पोल्यूशन के साथ होता है, डिसेंट्री जो होती है ये भी वाटर पोल्यूशन के साथ होती है। एड्स जो है आपने कई बार पढ़ा होगा, अब जब आप छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे से ऊपर थोड़ा भी जाते हैं, अब फोर्थ या सिक्स या सेवंथ किसी क्लास में पढ़ते हैं, तो ये कहते हैं एड्स की जो बीमारी है ये किससे होती है? जब आप किसी के साथ गलत संबंध रखोगे तब एड्स का खतरा रहता है। तो इसमें वाटर पोल्यूशन की बात नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा कि एड्स को छोड़कर जो डिजीज होती हैं, जॉन्डिस होता है, कोलेरा होता है, डिसेंट्री होती है, गंदे पानी पीने से आपको ये तीनों बीमारियां हो सकती हैं। एड्स बीमारी जो है ये यहाँ पे नहीं होगी। एड्स बीमारी जो है ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे आप बचिएगा। वो नहीं है, वो उसके एक फिल्म है जिसमें जॉनी लीवर कहता है एड्स के बारे में, वो जबरदस्त, वो अच्छी तरह समझाता है। वो आप फिल्म देखिएगा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। फिर भी अगर आपको एड्स के बारे में जानना है तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एड्स के फुल फॉर्म होते हैं एक्वायर्ड अमाइनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्रोनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय द ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस। ये HIV वायरस जो होता है ना, इसकी वजह से होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अफ्रीका से वो चिंपैंजी का किस्सा आपने सुना होगा, किस तरह से वो सेंट्रल अफ्रीका से 1800 में वो HIV आया, ठीक है ना। तो पहली कंट्री वही थी, तो फिर उसके बाद बिलिंगानो कॉन्गो के अंदर हुआ। तो ये लंबी हिस्ट्री है, फिलहाल आप इसका आंसर ही रखना है, ठीक है। याद रखना कि एड्स क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है। COD क्या होता है? पहले आपने पढ़ा BOD, अब आता है COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये COD होता है। उसके बाद आता है रेड डेटा बोर्ड। रेड पांडा ए हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये इंडिया के कौन से पार्ट में आपको देखने को मिलेगी? रेड पांडा ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के अंदर है। नॉर्दर्न ईस्टर्न हिमालय के अंदर आपको ये रेड पांडा देखने को मिलेगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट। एशियन एलिफेंट इज नाउ endangered बिकॉज इट इज बीइंग किल्ड फॉर। एशियन एलिफेंट अब क्या हो रहा है? ये एंडेंजर्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो एवोरी है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, क्वेश्चन अभी अभी कम पड़े हैं। टॉपिक लेवल्स आर फॉर्मेड बाय, टॉपिक लेवल्स फॉर्मेड बाय, इसका आंसर आएगा फूड चेन लिंक्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इस तरह से है द 3R प्रिंसिपल्स इन वेस्ट मैनेजमेंट। जब आप करते हो तो उसको हम किस तरह से स्टैंड करते हैं, वो हम करते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये इसका पहला आंसर आएगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल इसका आंसर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इनमें से बताना है नॉट। ठीक है, तो देखिए जो नाइट्रोजन है ये नॉट आता है, बाकी आते हैं इसी के अंदर, एयर पोल्यूटेंट के अंदर। हु इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट, मैंने बताया भी आपको, लेकिन अब यहाँ पे नाम बताना आपको, सुंदरलाल बगुना। ठीक है, ये इसका नाम है, यही था। एक बंदा और था बट। ठीक है, इन विच ईयर साइलेंट वैली वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। साइलेंट वैली को कब नेशनल पार्क किया गया, तो इसका आंसर आएगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन इज फॉर्मड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय ए फोटोकेमिकल रिएक्शन विद, किसके साथ करता है, तो इसका आंसर आएगा अल्ट्रा वायलेट सोलर रेडिएशंस। नेक्स्ट है, मिनीमेटा डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द पोल्यूशन बाय, किसके पोल्यूशन से मिनीमेटा होता है, तो ये मरकरी जो है, मरकरी से होता है मिनीमेटा। एम जो है इसका आंसर आएगा। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये किसके राइवर के ऊपर है, तो जो नर्मदा राइवर है इसके ऊपर आपको सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। द बिगेस्ट न्यूक्लियर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है द बिगेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट ऑकर्ड इन, कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे चेर्नोबिल जो है यहाँ पे हुआ था। द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे कम लोवेस्ट लेयर कौन सी होती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रोपोस्फेयर। कौन सा होता है, ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोवेस्ट लेयर के अंदर आती है। द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1936, 1936 के अंदर कौन सी पहली पार्क थी, तो इसका जो आंसर आएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बड़ी अच्छी खासी है, मैं उसमें 2-3 बार गया हूँ, ये उत्तराखंड के अंदर आती है, तो बड़ी अच्छी है, एक बार आप भी जाइएगा। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर 1936 के अंदर। उसके बाद आता है इंडियन द इंडियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है केम इनटू फोर्स, कब हुआ था ये, कब फोर्स में आया था, तो ये आया था 1986। कब हुआ था, 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनटू फोर्स हुआ था। एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम कौन सा इकोसिस्टम होता है, एक्वेरियम इज एन डैश डैश इकोसिस्टम, ये आपको आएगा एक्वेटिक के अंदर भी आता है और ये आर्टिफिशियल भी होते हैं, तो बोथ ए एंड सी जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन ड्राई प्लेसेस, ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जीरोफाइट्स। क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है। द प्रोसेस दैट कॉजेज वेयरिंग अवे इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक और सोइल इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं, इरोजन। जब वेयरिंग अवे हो जाए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स और सोइल, उसे हम कहते हैं इरोजन हो गया। क्या हो गया, इरोजन हो गया। ऑल कंज्यूमर्स आर, क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट्स, अमोनिया टू नाइट्रेट्स जो होता है इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब अमोनिया जो है नाइट्रेट्स के अंदर आता है उसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। मैटर मस्ट बी रिसाइक्लेड अगेन एंड अगेन बाय एन इकोलॉजिकल प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। डैश डैश इज कंजर्व्ड इन जलदपारा सेंचुरी, तो उसके अंदर आपको राइनो जो है वो देखने को मिलेगा। द डैश डैश बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स की बात अगर हम करें तो जो नीलगिरी है आपको वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेगी। द फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन ह्यूमन बीइंग, तो उसे हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन उसे हम कहते हैं। द स्टडी दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। डैश डैश इज द फिनोमिना इन विच द अर्थ रिटेन्स हीट, द अर्थ रिटेन्स हीट, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका आंसर आएगा। लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा को बचाओ, इसका था मीरा पाटकर, मीरा पाटकर जो है इसका आंसर आएगा। द कॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर कौन सी गैस लीक हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत सारे जो है उसमें बहुत सारों की डेथ हो गई थी।
ऑन विच डेट वाज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है एग्जाम के अंदर। तो जून 5 1972 इसका आंसर आएगा। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंटल एक्ट हेल्ड हुई थी, ठीक है। The cutting down of trees and setting them on fire and raising crops on the resulting ash is called। ऐसी ash को क्या कहा जाता है? ऐसी को कहते हैं जुम कल्टीवेशन। क्या कहते हैं? जुम कल्टीवेशन जो है इसका आंसर आएगा। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन। फर्स्ट जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट, वो हेल्ड इन कहाँ पे हुई थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कहाँ पे हुई थी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्टॉकहोम। क्या आएगा? स्टॉकहोम के अंदर ये हुई थी। अब आप मुझे बताइएगा जो स्टॉकहोम होता है, स्टॉकहोम जो है ये कहाँ पे है? इसका मुझे आप नीचे कमेंट के अंदर आंसर बताइएगा। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड। वेटलैंड की हम बात करें, वेटलैंड जो थी ये रामसार के अंदर हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प्स इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग थ्रू। किसकी वजह से ये करते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस। क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस जो है इसका आंसर आएगा। बोथ पावर एंड मैन्योर आर प्रोवाइडेड बाय। किससे होते हैं? पावर और मैन्योर जो है प्रोवाइड बाय। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बायोगैस प्लांट। क्या आएगा? बायोगैस प्लांट। तो आपको मैं कुछ दिनों के बाद एक बायोगैस का मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरह से बायोगैस से क्या कुछ होता है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो क्या होता है? आप बताइएगा, आपको पता ही होगा। मेन सोर्स जो है नॉइस पोल्यूशन का वो क्या है? वो अर्बनाइजेशन भी होता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता है। तो बोथ ए एंड बी है इसका आंसर। एक रिसेंट टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, वो है रिमोट सेंसिंग। क्या है? रिमोट सेंसिंग एक रिसेंट टेक्निक है, वो स्टडी करते हैं वेजिटेशन। क्वेश्चन है द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। आपने पढ़ा ही होगा पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होता है ये इसका आंसर आएगा। फाइटोप्लैंक्टन प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है एक पॉन्ड के इकोसिस्टम के अंदर। द जोन इन विच टू इकोसिस्टम्स आर यूनाइटेड इज नोन एज। तो ऐसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? इकोटून। इकोटून क्या होता है? इकोटून एक ऐसा जोन होता है जहां पे दो इकोसिस्टम जो हैं वो यूनाइट करते हैं। Which rock can be eroded by a solution process? क्वेश्चन क्या है? Which rod can be eroded by solution process? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे हम कहते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। Which will not cause any atmospheric pollution? H2O, SO2, CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर आएगा H2O। वाटर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ये काज नहीं करता है पोल्यूशन। ए फूड वेब कंसिस्ट ऑफ। फूड चेन पढ़ा होगा, फूड वेब भी पढ़ा होगा। फूड वेब क्या होता है? इसमें मेनली इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं, उससे हम कहते हैं फूड वेब, चेन ऑफ फूड चेन। द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज अबाउट, वो होती है 10%। कितनी होती है? 10% एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। द मोस्ट हार्मफुल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर इज। तो वो हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर की तो वो होता है थर्मल पोल्यूशन। हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन हम कहते हैं। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट रिपोर्ट के अंदर टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है फर्स्ट इस्तेमाल की गई थी, फर्स्ट यूज की गई थी, ठीक है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज कॉइन्ड बाय। बायोडाइवर्सिटी टर्म को WG रोजन ने किया था, इस डाइवर्सिटी को कॉइन किया था। उसके बाद है द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। अमोनिया टू नाइट्रेट, तो इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं हम? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग एनहेंस सोइल फर्टिलिटी। तो क्रॉप रोटेशन, ये बताया जाता है कि जब आप क्रॉप को रोटेट करोगे तो जो सोइल की फर्टिलिटी है वो एनहेंस हो जाती है। तो इस तरह से अगर आपको कहीं क्रॉपिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस क्रॉप को रोटेट कीजिएगा, ठीक है। एनर्जी इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। तो ये होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी जो है ये रिटर्न होती है टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट।
द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, तो ये किया था चैपमैन ने, ठीक है ना, चैपमैन ने फर्स्ट टाइम रिजर्व इसको ऑब्जर्व किया था। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय, ये किया था जे फोरियर ने, किसने किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, यहाँ पे इसका आंसर आएगा ग्लोबल वार्मिंग इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, तो ये आएगा अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग ये इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। The study of individual organism is known as, the study of individual organism is known as, उसे हम कहते हैं ऑर्टी इक्वालजी, और इक्वालजी हम कहते हैं ऐसी स्टडी को इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं ऑर्टी इक्वालजी। फैगोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज, उससे हम कहते हैं कंज्यूमर, फैगोट्रॉपिक, फैगोट्रॉपिक, ठीक है, कंज्यूमर इसका आंसर आएगा। एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट इज, ई वेस्ट का एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऑप्शंस में आपके सामने है, पेपर है, प्लास्टिक है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर मोबाइल फोन है, तो इसका आंसर आएगा मोबाइल फोन, ये ई वेस्ट में आता है। Which of the following is not a waterborne disease? Which of the following is not, हमें बताना है नहीं है, not waterborne disease, तो मेसल्स जो है ये वाटरबोर्न डिजीज नहीं है। टाइफाइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस जो हैं ये तीनों के तीनों जो हैं ये वाटरबोर्न डिजीज है, ठीक है ना। डैश डैश इज एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू गॉज द क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम, तो ये उसको हम कहते हैं बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूज होते हैं गॉज द क्वालिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इनकरेक्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ, क्या ये सच है? यही तो गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, यहाँ आपके सामने है, ओजोन को कहा जाता है सेकेंडरी इनमें से, ठीक है ना, पेन को नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी नहीं, नाइट्रोजन को भी नहीं, तो ओजोन को कहते हैं सेकेंडरी, बाकी तो प्राइमरी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्मॉग, हम स्मॉग के बारे में बताएंगे, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? स्मॉग इज डेरिवेड फ्रॉम द फॉग, गलत है। स्मॉग इज डेरिवेड फ्रॉम द स्मोक, ये भी गलत है। स्मॉग इज डेरिवेड फ्रॉम वाटर वेपर, ये भी गलत है। स्मॉग इज डेरिवेड फ्रॉम बोथ फॉग एंड स्मोक, ये सही है, तो डी पार्ट इसका सही आंसर आएगा। The protocol which decided to completely phase out chlorofluorocarbon, तो वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसके रिलेटेड है? ये CFC के रिलेटेड है, ये ओजोन लेयर के रिलेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यहाँ पे है बायोडिग्रेडेबल, तो ये अब तो सभी जानते हैं, एग शेल से आएगा, ठीक है ना, बाकी कहाँ आएंगे। द यूजेस ऑफ CFC आर, तो ये इंसुलेटर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, एरोसोल प्रोपेलेंट्स के अंदर भी होता है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये रेफ्रिजरेंट्स के अंदर होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहाँ इस्तेमाल होता है, और सबसे ज़्यादा ओजोन को डिमे यही करता है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर होती है ये ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। Which of the following are the negative health effect of noise pollution? नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट क्या इसका आएगा? हाइपरटेंशन भी आएगा, हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, स्ट्रेस और हेडेक, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है? ये किया जाता है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर, तो ये इसका आंसर आएगा, 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर इसका सही आंसर आएगा। CNG स्टैंड फॉर, CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहते हैं CNG। एनिमल्स हुज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इज बेस्ड ऑन प्लांट्स आर नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हर्बीवोर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स फूड क्या होता है? जो प्राइमरी सोर्स फूड क्या होगा? प्लांट, तो उसे हम कहते हैं हर्बीवोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करें, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, किसका? हाइग्रोमीटर का। तो यहाँ पे है द ईयर डिक्लेयर्ड एज द वाटर ईयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज, वाटर ईयर की बात हो रही है, तो 2007 को कहा जाता है वाटर ईयर।
उसके बाद है 132 क्वेश्चन, कहता है व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज सस्टेनेबल। तो यहाँ पे सस्टेनेबल की बात कर रहा है द वन इन विच ऑल स्पीशीज आर इन बैलेंस, जहाँ पे बैलेंस स्पीशीज होंगी उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बतानी है, इनमें से हमें क्या बताना है, ट्रू बताना है। जैसे यहाँ पे इकोसिस्टम में वेरी इन साइज, बिल्कुल करता है। इकोसिस्टम आर ऑलवेज वेरी लार्ज, ऐसा नहीं होता है। इकोसिस्टम आर ऑलवेज वेरी स्मॉल, ऐसा भी नहीं होता है। नन ऑफ दिस, तो ये इसका जो आंसर आएगा, ठीक है। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हेलियोफाइट्स, क्या कहते हैं, हेलियोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट, यहाँ पे बताना है आपको डेड एनिमल्स, उसके बाद ब्लोफ्लाई मैगॉट, उसके बाद मैगॉट्स, उसके बाद आता है फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आता है स्नेक। तो बिल्कुल यस, आप समझ गए। तो डेड से क्या स्टार्ट होता है, डेट्राइटियल फूड चेन जो है, ये इसका आंसर आएगा। पायरामिड ऑफ एनर्जी, पायरामिड ऑफ जो एनर्जी होता है ये हमेशा हमेशा कैसा रहता है, ये ऑलवेज अपराइट रहता है। क्या रहता है, अपराइट रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवर्स इज बेटर देन कार्निवर्स। तो ये हमें ये बताता है जो एनर्जी का होता है अपराइट। Plants are species with a wide range of genetic distribution evolved to local population is known as, उसे हम कहते हैं इकोटाइप। क्या बोलते हैं, इकोटाइप। इकोटाइप क्या होता है, प्लांट स्पीशीज जो विद ए वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू ए लोकल पॉपुलेशन, उसे हम कहते हैं इकोटाइप। क्या कहते हैं, इकोटाइप कहते हैं। उसके बाद आता है इडाफिक फैक्टर और रेफर्स टू। तो इडाफिक फैक्टर जो होता है ये हमेशा याद रखना, ये सॉइल के रिलेटेड होता है। किसके रिलेटेड, सॉइल के। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम, टेरेस्ट्रियल बायोम को बताना है आपको, फॉलोइंग कौन सा है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है इसलिए एक एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल की, ठीक है। टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैज ए रैपिड एक्सचेंज ऑफ, किसका करता है ये रैपिड एक्सचेंज ऑफ, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, वाटर हो, तो ऑल ऑफ द इबो इसका आंसर आएगा, ऑल ऑफ द इबो। इकोसिस्टम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो ये आएगा बायोस्फीयर का, किसका, बायोस्फीयर का ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। दिस इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी सक्सेशन, बताइएगा इनमें से क्या ट्रू है अबाउट सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसका आंसर आएगा बी, टेक प्लेस ऑन ए डिफॉरेस्टेड साइट, ठीक है ना, ये सेकेंडरी सेक्शन होता है। दिस इज अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन इज इनकरेक्ट, बताओ कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं बल्कि इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पे है रैंडम प्रोसेस, इकोलॉजिकल सक्सेशन रैंडम प्रोसेस में नहीं होता है। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन रिलेशनशिप बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, राइट, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज सक्सेशन प्रोसीड, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये इसका आंसर आएगा, इस रैंडम प्रोसेस का गलत है। Process of the successful establishment of species in a new area is known as, उसे हम कहते हैं एसिसिस, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन इज आर करेक्ट। तो इसमें जो बताया गया है सक्सेशन रेफर्स टू द चेंज इन population or community structure that occurs at the boundary of two habitats। दूसरा बताया गया है it is a universal process of directional change is in vegetation animal life on ecological time scale। तो बताओ इसमें क्या है, ecological बताना है, करेक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। तो दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या हमें बताना है करेक्ट क्या है। उसके बाद आता है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, वो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। इसमें भी आपको ये बताना है करेक्ट वन। यहाँ पे लिखा है ऑटोजेनिक सक्सेशन जो है इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग inhabitants of the community itself। दूसरा कहता है एलोजेनिक सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो ऑटोजेनिक और एलोजेनिक के बारे में ये बता रहा है, क्या ये सही है या गलत है। देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ 1 and 2 जो है ये करेक्ट है। ऑटोजेनिक सक्सेशन के बारे में जो बताया है या एलोजेनिक सक्सेशन के बारे में बताया है, ये दोनों जो है इसका आंसर आएगा, सही आंसर है, ठीक है। Which of the following is an anti forest
कंजर्वेशन एक्टिविटी, यहाँ पे है एंटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटी। तो देखिए जो एंटी होता है इसका क्या मतलब है, क्लियर फेलिंग, मतलब यही आएगा, एंटी है ना। कंजर्वेशन का मतलब अलग होता है, यहाँ पे जब एंटी आएगा तो एंटी का मतलब यहाँ से ये समझ आएगा कि क्लियर फेलिंग, तो इसका आंसर आएगा क्लियर फेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द हाइडल पावर प्लांट, क्या है, हाइडल पावर प्लांट। तो ये होता है नॉन पोल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल, क्या होता है, नॉन पोल्यूटिंग और रिन्यूएबल होती है। तो एनर्जी के बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के बारे में। विच वन रिप्रेजेंट द रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, क्या है, रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें यहाँ पे है स्टोरेज और रिलीज ऑफ गैसेस, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट है जी ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब क्या होता है, ओजोन होल का मतलब होता है थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है जब उसकी थिनिंग हो जाती है उसको हम कहते हैं ओजोन ओजोन होल, ठीक है। वहां से अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो ज़्यादा आती हैं, बहुत खतरा भी होता है उस जगह पे। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बाई एयर। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर प्रोड्यूसर आएंगे, कंज्यूमर भी आएंगे, डिकम्पोजर भी आएगा। एयर जो है, टेम्परेचर जो है, सोयल जो है, ये सब जो बाकी आते हैं, ह्यूमिडिटी है, ये आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। सोयल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, सोयल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, ये आंसर आएगा रेजिंग फॉरेस्ट। जब जितना आप ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे, रेज करेंगे, इतना आपको ज़्यादा फायदा आएगा। What would happen if all oxygen present in the environment is converted to ozone? क्या हो सकता है अगर जितना भी ऑक्सीजन है वो ओजोन में तब्दील हो जाए, तब क्या होगा, तब इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म्स। तो क्या हो जाएगा, सब पॉइजन हो जाएगा, जहर बन जाएगी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो मर जाएंगे अगर ऐसा होता है। द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम और क्या है, एक्सपेक्ट है, तो एनर्जी साइकिल्स भी इसके अंदर आएगा, न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी आएगा, फूड चेन्स भी आएगा, ऑल ऑफ द इबो इसका आंसर आएगा, ऑल ऑफ द इबो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड डाइट्रीवोर्स, क्या है, डाइट्रीवोर्स के बारे में बताना है आपको इनमें से। तो जो डिकम्पोजर होते हैं ये आते हैं किसके अंदर, डाइट्रीवोर्स के अंदर, जो डिकम्पोज करते हैं, ये डेड के ऊपर बैठते हैं, तो ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी इज इनकरेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर ये तो करेक्ट है, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज ये भी करेक्ट है, डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया ये भी करेक्ट है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की, ठीक है, तो नन ऑफ दी वो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, ठीक है। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन इन द हिमालयन माउंटेन रीजन इज कॉल्ड, हिमालयन रीजन की बात हो रही है तो उसे कहते हैं, कौन से होते हैं, कोनीफोरस होते हैं, कौन से होते हैं, कोनीफोरस होते हैं। तो ये जो भी एरियाज हैं माउंटेन रीजन से, और उसको थोड़ा पढ़िएगा, गूगल कीजिएगा, तो हर एक देखिएगा कहाँ ब्रॉडली वर्ड होते हैं, कहाँ डिसीडीज होते हैं। जब हिमालयन की बात होगी, कश्मीर के साथ हम बात करेंगे, हिमालयन की बात करें, कोनीफोरस जो है ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो साउथ ईस्ट जोन है ये नॉट बायो जियोग्राफिकल जोन इंडिया है। थार डेजर्ट राजस्थान का आएगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आएंगे, नॉर्थ ईस्ट जोन आएगा, ठीक है। व्हाट आर द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात हो रही है, तो 36 आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इन वेरियस स्टेट्स। तो यहाँ पे जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड इसको टिक कीजिएगा, ये इसका आंसर आएगा। विच एलिमेंट प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू वेरियस फैटल डिजीजेस, एलिमेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट कहाँ होगा, ड्रिंकिंग वाटर में, तो क्या ये कैसे कर सकता है फैटल डिजीज। तो मेन चीज जो है वो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एर्सेनिक, ठीक है, ये इसका आंसर है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एमेंडेड इन, ठीक है, अमेंड कब हुआ था, कौन सा ईयर था जब ये अमेंड हुआ था, तो 1988 इसका आंसर आएगा, 1988। फिर है जी इन्वायरमेंटल स्टडीज
is defined as the branch that deals with the environmental studies is defined as the branch that deal with the किसको डील करती है deal with the approach about the nature world and the impact of humans on its integrity। तो ये इसका आंसर आएगा। Which of the following is not a measure of sustainable water management? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा reducing the rate of surface runoff water। ठीक है, reducing the rate of surface runoff water। बाकी जो है प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कैनाल्स सही है, ये आता है। प्रिवेंटिंग लॉस इन म्यूनिसिपल पाइप्स ये भी ठीक है। बिल्डिंग स्मॉल रिजर्वियर्स इन प्लेस ऑफ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट ये भी सही है। व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी? क्या बोल रहा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स किसका? बायोमास एनर्जी का। तो इसका जो आंसर आएगा लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स की जब बात आएगी तो फाइबरस वेस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इनमें से ही आएगा। ठीक है, नॉट पेपर इंडस्ट्री, नॉट इंडस्ट्री वेस्ट, नॉट एनिमल वेस्ट। तो बायोमास की जब बात आएगी फाइबरस वेस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। इन एन इकोटोन द स्पीशीज विच बिकम एबंडेंट आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एज स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, Which of the following is a management option for air pollution? तो रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स ये भी ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग ये भी ठीक है, यूजिंग सीएनजी एज फ्यूल ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। इस तरह से है द टर्म एनवायरनमेंट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। कौन सा वर्ड था? कहाँ से? फ्रेंच वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है? टू इनसर्कल और सराउंड किसके? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एनविरॉन। क्या आएगा? एनविरॉन, यहाँ से हुआ है। ठीक है, एनविरॉन से। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्लाइमेटिक फैक्टर? हमें क्या बताना है? क्लाइमेटिक फैक्टर। ऑप्शंस में आपके सामने हैं। ऑप्शंस में है प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है। तो ये तीनों के तीनों जो है इसका आंसर आएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव जो है क्लाइमेटिक फैक्टर आते हैं। Which are the following are major environmental issue involved in mining? माइनिंग की जब बात होती है कौन से मेजर environmental issue होते हैं? तो एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, सॉइल डिग्रेडेशन भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसके क्या होते हैं? इश्यू होते हैं। वाटर लॉगिंग इज ए फिनोमिना इन विच, वाटर लॉगिंग की बात हो रही है, इन विच सॉइल रूट जोन बिकम सैचुरेटेड ड्यू टू आवर इरिगेशन। ये होता है वाटर लॉगिंग। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, तो EIA क्या कहता है? EIA कहता है इज ए स्टडी ऑफ बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्वायरमेंट दैट मे रिजल्ट फ्रॉम ए ह्यूमन एक्शन। तो ये इसका आंसर आएगा। ए हर्बीवर इज आल्सो नोन एज, ए हर्बीवर को क्या कहते हैं? क्या और कहा जाता है? इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी इसे कहते हैं। द ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन इज द, ट्रू एंड क्या होता है? वो होता है डिकम्पोजर। क्या होता है? लास्ट पे डिकम्पोजर ही होता है। कोई भी फूड चेन आप ले लो, किसी टाइप की ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज पोइनियर स्पीशीज इन ए एजराज सक्सेशन? यहाँ पे जो एजराज सक्सेशन है इसमें हम पोइनियर स्पीशीज की बात करनी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर देखे गए ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं सक्सेशन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो लिजेंस जो होते हैं, लिजेंस, ये इसका आंसर आएगा। और हम पैरामिड ऑफ नंबर की बात करें इन ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ, सबसे ज्यादा किसकी होगी पॉपुलेशन? तो इसमें आप लिख सकते हैं हर्बीवर्स। ठीक है, हर्बीवर्स इसका आंसर आएगा। विच ऑफ दीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इन ग्रेजिंग फूड चेन? तो काउ एंड रैबिट, क्या है इसमें? काउ एंड रैबिट ये बिलोंग करते हैं ऐसे कैटेगरी ऑफ, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। किसके अंदर हम बात करें? ग्रेजिंग फूड चेन की। किसकी? ग्रेजिंग फूड चेन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसेस बायोकेमिकल साइकिल? इनमें से बताना है नॉट ए गैसेस बायोकेमिकल साइकिल। तो इसमें हम बात करें नाइट्रोजन आता है, कार्बन साइकिल भी होता है, सल्फर साइकिल भी होता है, बट फास्फोरस साइकिल मैंने कहीं नहीं देखा, ना आपने कहीं देखा होगा। अगर देखा है तो मुझे बताना। जुलाई 11 जुलाई किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये 11 जुलाई को मनाई जाती है।
अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया, इंटरब्रीडिंग की बात हो रही है, तो इसका आंसर आएगा पॉपुलेशन। क्या आएगा? पॉपुलेशन इसका आंसर आएगा। इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ओजोन लेयर द ओजोन डायरेक्टली रिएक्ट विद, किससे करेगी डायरेक्टली रिएक्ट? तो क्लोरीन एटम से करेगी। किससे करेगी? क्लोरीन एटम से ये डायरेक्टली रिएक्ट करेगी। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, किस तरह से हम मेजर करेंगे थिकनेस ओजोन लेयर की? तो इसका आएगा डोबसोन यूनिट। कौन सा आएगा? डोबसोन यूनिट इसका, इसमें हम मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज ट्रू, यहाँ बताना है कौन सी चीज सही है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन, यही आप देखो ये बिल्कुल सही है। इज हाईली रिएक्टिव, ये गलत है। मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये भी गलत है। तो ये आप इसको आंसर लिख सकते हैं ओजोन लेयर के बारे में। तो जैसे आप फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन इज मैक्सिमम आवर कहाँ पे देखा गया है, इसमें से जो कंट्रीज हैं, तो अंटार्कटिका जो है यहाँ पे ज़्यादा देखा गया है, मैक्सिमम देखा गया है किसके ऊपर? ओजोन लेयर जो है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो नॉट ए पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट बता रहा है यहाँ पे। इन इंक्रीज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो हैं ये नॉट ए पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बाकी जो है वेदर पैटर्न्स, रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर, सी लेवल राइज ये आएंगे, ठीक है। एक्सिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उसमें? तो इसमें इज ओपेक टू इंफ्रारेड रेस, ये इसका आंसर आएगा। The solar radiations that bounces off the earth back towards the atmosphere is mostly क्या होती हैं, कौन सी होती है जो बाउंस बैक करती हैं? तो इसमें जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं ये बाउंस बैक करती हैं, बाकी तीनों आपको बाउंस बैक नहीं करेंगी, ठीक है। The two major impacts expected as a result of rising global warming temperature, तो इसमें आएगा आपका रीजनल क्लाइमेटिक चेंज और राइज इन सी लेवल, ये इसका आंसर आएगा। जैसे यह क्वेश्चन है विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड इट्स कैबिनेट मीटिंग अंडर द सी टू ड्रैग अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स थ्रेट्स, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मालदीव्स, ठीक है ना। मालदीव्स जो है इसका आंसर आएगा। अराइवल विद हाई बीओडी वैल्यू मींस, जिसके अंदर ज़्यादा बीओडी हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा हाईली पोल्यूटेड। क्या आएगा? हाईली पोल्यूटेड। इसका मतलब है अगर हाई बियोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो इसमें वो बहुत गंदा है, ठीक है ना। और एवर क्या होगा? बहुत गंदा होगा जहाँ पे डिमांड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, यहाँ पे SO2 पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आंसर आएगा इसमें लिचेंस। क्या आएगा? लिचेंस, ये बेस्ट इंडिकेटर होता है जब आपको SO2 पोल्यूशन को देखना हो, ठीक है ना। द सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं ये काज करते हैं एयर पोल्यूशन बाय द थिनिंग ऑफ, किसको थिनिंग करते हैं? ये थिनिंग करते हैं ओजोन लेयर को। उसके बाद आता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल इन अर्थ इन ईच ट्रॉपिक लेवल इज रेफर टू एज, उसे क्या कहते हैं, किसको रेफर किया जाता है? ऑप्शंस में आपके सामने ही है जो कुछ है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? इंक्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल, तो इसका आंसर आएगा बायो मैग्निफिकेशंस। क्या आएगा? बायो मैग्निफिकेशंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को माना जाता है हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी स्पीशीज मिलेंगी जो बिल्कुल यूनिक होंगी और उन्हीं जगह पे मिलेंगी आपको। डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फीयर काज, वो क्या करती हैं? काज क्या करती हैं? वो करती हैं वाटर पोल्यूशन। क्या करती हैं? वाटर पोल्यूशन काज करती हैं। कॉमन एनर्जी सोर्स इन इंडिया विलेज इज, कॉमन सोर्स बताना है हमारे हिंदुस्तान के गाँव की बात करें, या तो वहाँ पे आपको वुड मिलेगी या आपको वहाँ पे एनिमल टंग मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। द वन थिंग दैट इज कॉमन टू ऑल फॉसिल फ्यूल इज दैट दे क्या करते हैं? वेयर ओरिजिनली फॉर्मड इन मैरीन एनवायरनमेंट। क्या ये सही है? कंटेन कार्बन, यस कंटेन कार्बन, यहाँ पे जो है इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। क्या यही आएगा? कंटेन कार्बन करते हैं, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द बिलो थ्योरी इज रिलेटेड टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से बताना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कौन सी थ्योरी जो है वो रिलेट करती है। तो इसमें आंसर आएगा जो हॉटलिंग थ्योरी है, हॉटलिंग ये करती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को। बाकी थ्योरीज जो है आपको पढ़नी चाहिए, ये भी क्या किस किस को करती है, ठीक है ना। बिल गेट्स chairman of the board for Terra Power Company is associated in which of the following non-renewable resource। बिल गेट्स के बारे में कौन नहीं जानता, और चेयरमैन किसके, टेरा पावर कंपनी, ये कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे होता है किससे एसोसिएट है। तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो आपको बताना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा न्यूक्लियर एनर्जी। क्या आएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। Which of the following non-renewable energy is not classified under a fossil fuel। तो यहाँ पे आंसर आएगा न्यूक्लियर, ठीक है। फॉसिल फ्यूल की बात हो रही है, नॉन फॉसिल फ्यूल। द मेजर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज इन इंडिया इज, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आंसर आएगा कोल। इंडिया इज कोल। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज इन इंडिया इज क्या है, वो कोल है। उसके बाद है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोमulgated इन इंडिया। तो इसमें आंसर आएगा एनवायरमेंटल एक्ट। क्या आएगा, एनवायरमेंटल एक्ट। द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, वो कौन सा ईयर था, वो था 1980। उसके बाद है जो प्लेग होता है, प्लेग ताउन की बीमारी होती है, ठीक है, इसे कहते हैं। तो इसमें जो यर्सीनिया पेस्टिस होता है ये काज करता है प्लेग बीमारी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर बोर्न डिजीज, यहाँ पे वेक्टर बोर्न डिजीज इनमें से कौन सा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे है वायरल फीवर जो है ये वेक्टर नहीं है। बाकी येलो की बात करो, डेंगू की बात करो, मलेरिया की बात करो, ये जो है ये वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर आते हैं। काला अजर ये इज ट्रांसमिटेड बाय, किससे ट्रांसमिट होता है काला अजर, तो जो सेंड फ्लाई है, सेंड फ्लाई से काला अजर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से, डिजीज से, ठीक है। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, येलो फीवर की यहाँ बात हो रही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एड्स, ठीक है ना, एड्स। ये वो एड्स नहीं है जिसको एड्स बीमारी होती है, ये एड्स है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉस्किटो बोर्न वाइल्ड डिजीज, इनमें से कौन सी नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है इसमें तीन है, तीन में से एक नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी नहीं है, बताइएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्या आएगा, वो आएगा लेसा फीवर। क्या आएगा, लेसा फीवर नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉस्किटो बोर्न जाइका वायरस आउटब्रेक वाज डिक्लेयर्ड एन एपिडेमिक मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, कौन से रीजन के अंदर जाइका वायरस की बात हो रही है, एपिडेमिक की बात हो रही है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा ब्राजील एंड नॉर्थ अमेरिका। क्या आएगा, ब्राजील एंड नॉर्थ अमेरिका। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, देखिए बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर, जितना आप इक्वेटर की तरफ जाओगे वहां पे इंक्रीज होगी, क्या होगी, बढ़ेगी, कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, आजकल देखा गया है रीजन क्या है जो डिक्रीज हो रही है बायोडाइवर्सिटी, तो उसका रीजन एक ही है कि ओवर एक्सप्लोटेशन। क्या है, ओवर एक्सप्लोटेशन जो है इसका आंसर आएगा। लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द IUCN इंटरनेशनल यूनियन, देखिए in this rainforest there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, अभी हम उनको देखना है, मिलियंस ऑफ इंसेक्ट जो है वहाँ, अभी उनके नाम पता ही नहीं है कौन सी स्पीशीज है वो बिलोंग करते हैं। ये बिल्कुल सच बात है, ये कोई झूठी बात नहीं है। क्या ये सही है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है, दिस फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट, बिल्कुल लंग्स ऑफ द प्लेनेट से कहा जाता है, तो दूसरा जो है ये सही है। तीसरा कहता है इन दिस फॉरेस्ट डिगिंग ऑफ माइन इज परफॉर्म्ड बाय डायनामाइन, बिल्कुल ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा कहता है दिस फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन्स, क्या ये सही है, बिल्कुल ये भी सही है ना। उसके बाद क्या कहता है दिस फॉरेस्ट कंटेन्स वर्ल्ड फेमस बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सही है, पहला जो है ये गलत है।
-1 degree Celsius to 30 degree Celsius annual variations in the intensity and duration of temperature and 50 to 25 centimeter annual variation in precipitation मतलब बारिश account for the formation of major biome। क्या है इसका आंसर? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉनिफोरस फॉरेस्ट। क्या आएगा? कॉनिफोरस फॉरेस्ट। ये आप याद रखना, ये इतने वेरिएशंस हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। Which one of the following is not observed in biodiversity hotspot? तो accelerated species lost ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, बाकी तीनों ऑब्जर्व किए जाते हैं। द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिकमेंडेड बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इज, इसकी पॉलिसी की बात हम कर रहे हैं, तो कितना था? तो इसका आंसर आएगा 37% फॉर प्लेन्स, 63% फॉर हिल्स। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। यहाँ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न घाट्स हैव ए वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस और एंडेमिज्म। तो भी तो सही है भाई, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको हम कंट्रोल किस तरह से करते हैं? इसको हम कंट्रोल करते हैं भाई रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना है, अब वो दरख्त नहीं काटने हैं, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रोल होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सिटो प्लांट कंजर्वेशन, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये इसका आंसर आएगा, ये नॉट यूज्ड होता है। बाकी फीड जीन बैंक, सीड बैंक्स, बॉटनिकल गार्डन हम इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी? तो इसका आंसर आएगा आपका फंजाई, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, तो ये आएगा ग्राउंड वाटर। क्या आएगा? कौन सा वाटर आएगा? ग्राउंड वाटर इसका आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स इज करेक्ट? यहाँ पे IUCN लिखा है, IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स, बिल्कुल ये सही है। IPCC लिखा है जो गलत लिखा है, UNEP गलत लिखा है, और EPAB जो है यहाँ पे गलत लिखा है। तो पहला जो है ये सही लिखा है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है सैक्रेड ग्रोव्स आर स्पेशली यूजफुल इन। सैक्रेड ग्रोव्स तो ये आएंगे आपके जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये होते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। उसके बाद है विच इज करेक्ट। क्वेश्चन में क्या है? आपको जो नीचे पढ़ने हैं चार चार में से बताना है कौन सा करेक्ट है। जैसे मैंने देखा इसमें देयर इज चांस इन नेचर सिलेक्शन इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ड्यू टू इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, ये इसमें से सही है। बाकी आप इसको पास करके आप देख सकते हैं क्या इसका आंसर आएगा। और हम मैरीन फूड चेन की बात करें, जो स्मॉल फिश होती हैं वो प्लैंक्टन खाती हैं, बिग फिश जो हैं वो छोटी फिश को खाती हैं, जो शार्क्स होती हैं वो बड़ी मछली को खाती हैं। तो ये स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन विच ऑर्गेनिज्म हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, इसमें बताना है कौन सा स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के अंदर आएगा। तो जो शार्क्स होंगी वो क्या आएंगी? स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के अंदर आएंगी। यहाँ में बताना है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? सबसे बेस्ट इसमें जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है जो डिस्क्राइब करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल लाइफ इज कनेक्टेड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है ग्रास दैट गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सन इज एग्जांपल ऑफ, तो उसे हम कहते हैं भाई प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स, तो यहाँ बताना आपको जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी भी आता है, इंटर भी आता है, कैरिंग कैपेसिटी भी आता है। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरकरी एंड लेड जो है टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कौन सा पोल्यूशन करते हैं? ये करते हैं लैंड कंटामिनेशन। क्या करते हैं? लैंड कंटामिनेशन करते हैं। इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी 1980 इसका आंसर आएगा, ठीक है। Which of the following option is correct when we only equally share 2 out of 3 pillars of sustainable development? तो देखिए इकोनॉमिक प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो इक्वल टू वायबल होता है। सोशल प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इसको हम कहते हैं वीरेबल।
सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इसे हम कहते हैं इक्विटेबल। तो ऑल ऑफ द इबो इसमें आंसर आएगा। क्या आएगा? ऑल ऑफ द इबो। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है? सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो क्लीन भी होती है और यूज होती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बोथ ए एंड बी इसमें आंसर आएंगे, बोथ ए एंड बी। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCSD इज आल्सो नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं आल्सो? तो इसका आंसर आएगा आपका रायो 2012, इसको हम ये भी कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो ये देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, इट प्रिडिक्ट्स ओजोन लेवल इन योर एरिया। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर? तो ये कौन नहीं जानता, ठीक है, 78%, इतनी है ना, 78%। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ पोल्यूशन रिजल्ट इन, एयर पोल्यूशन जो है वो क्या रिजल्ट करेगा, वो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम को, इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट इन रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, क्या करेगा वो? रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेगा। स्मोक, फ्यूम्स, ऐश, डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, इनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं इनको हम? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं ये। डीडीटी, एल्युमिनियम केन्स और एग्जांपल ऑफ, इन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर काज्ड बाय स्मॉग? तो इसमें रिकेट्स, ब्रोंचिटिस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर आएगा। सिलेक्ट नॉन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें बैसिलस रेमोसस की, ये आता है नॉन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बाकी सीडोमिनास हो, थायोबैसिलस हो, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस हो, ये सब आते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर। डीबी, डीबी किसकी एब्रीवेशन है, ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं। तो ये एक पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, ये करता है यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर पोल्यूटेंट। आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर, यहाँ पे मिसमैच्ड पेयर इनमें से कौन सा है? जैसे यहाँ पे है प्रेरी एपीफाइट, क्या ये सही है? यही तो गलत है, ये तो मिसमैच है। बाकी टुंड्रा जो है ये परमाफ्रॉस्ट है, सवाना है, एकेसिया ट्री आता है, कॉनिफोरस फॉरेस्ट जो है, एवरग्रीन ट्री आते हैं, ठीक है। ऑल स्पीशीज ऑफ ल्यूमर आर एंडेमिक टू विच एरिया, कौन से एरिया आता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मादागास्कर, ठीक है ना, मदागास्कर जो है इसका आंसर आएगा। द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंट कंडीशन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम उसे? बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। लिंकॉन इंडेक्स मेजर्स, ये कौन सा लिंकॉन इंडेक्स जो है ये क्या मेजर करता है? जी हाँ, ये मेजर करता है पॉपुलेशन के साइज को। किसको करता है? ये पॉपुलेशन को साइज को करता है। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन, यहाँ बताना है आपको। देखिए अगर हम बात करें, नेटलिटी आता है, मोर्टेलिटी भी आता है, सेक्स रेशियो भी आता है, तो स्ट्रैटिफिकेशन बीच में कहाँ से आ गया? तो यही जो है ये नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन, ठीक है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रिस्पिरेशन इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोफंडल जोन, ठीक है। देखिए 250 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में लाए, अब 250 क्वेश्चन हम लेक्चर सेकंड में लाएंगे, तो टोटल जो है हमारे 500 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो होगा इसमें हम जो आपके सिलेबस के रिलेटेड होगा, ठीक है, कोशिश करेंगे। और इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बाजी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।